तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 146 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर देख लेना, मिलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चले बिना बकवास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि साउलियन क्विनलिन की बॉडी में की एम्परर पाइथन हॉट रोटिंग पॉइजन को स्टेबलाइज करने के लिए एक पुल में बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर क्विनलिन से कहा था कि अपनी सारे कपड़े उतार कर इस पुल के अंदर एंटर हो जाओ। और जब तुम इस पुल की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करोगी तो तब के टाइम तुम्हारी जो 1000 क्लास की स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी और फिर मे भी तुम इस पॉइजन पर कंट्रोल करना सीख जाओ। जो सुनकर क्विनलिन अपना सर हाँ मिला देती है और वो बहुत ही ज्यादा शर्माती हुई अपनी सारी कपड़े उतार कर उस पुल के अंदर एंटर हो जाती है। और जैसे ही क्विनलिन पुल में एंटर हो जाती है तो साउलियन क्विनलिन की तरफ देखकर कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग स्टेट में जाकर इस पुल की सारी स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दो। जो सुनकर क्विनलिन अपना सर हाँ मिलाकर बिल्कुल वो वैसे ही करती है और अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चली जाती है। और जब इधर अपना साउलियन क्विनलिन को ऐसा करता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी साउलियन की नजर क्विनलिन की बैक पर की अजीब सी टैटू पर पड़ता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। और ये टैटू पाइथन के शेप में था जिनके की 9 हेड्स थे और उन 9 हेड्स में से एक अपनी आंखें खोल लेता है और साउलियन की तरफ घूरने लगता है। जो देखकर साउलियन की पेंट गीली हो जाती है और वो काफी ज्यादा घबराते हुए उस टैटू पर से अपनी नजरें हटा लेता है और क्विनलिन की बैक पर की टैटू के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है कि ये चीज आखिर है क्या, क्योंकि ये 9 सरीन डीप गर्म पाइथन तो नहीं लग रहा। और इसके साथ ही साउलियन कहता है कि जब क्विनलिन अपनी ट्रेनिंग स्टेट से बाहर आएगी तो मैं उससे इस चीज के बारे में डेफिनेटली पूछूंगा। और ये कहकर साउलियन फिर से अपनी स्टोरेज में से बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिनल लिक्विड को बाहर निकालकर उस पूल में डाल देता है। और आहिस्ता आहिस्ता करके साउलियन लगातार 4 से 5 दिनों तक उस पूल में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को डालता रहता है ताकि वो क्विनलिन की बॉडी में से एम्परर पाइथन हॉट रोटिंग पॉइजन को रिमूव कर सके। अब इतनी सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उस पूल में मिलने के बाद उस पूल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस हो चुकी थी और इधर क्विनलिन इस पूल की एनर्जी को बड़ी तेजी से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा रही थी, जिससे कि उसकी फेस की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे हो रहे थे। और अभी के लिए उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में जो एम्परर पाइथन हॉट रोटिंग पॉइजन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहा है। और अभी के लिए क्विनलिन जैसे जैसे उस पूल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा रहा था तो उसकी बैक पर जो मिस्टीरियस टैटू था वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता जा रहा था और जियान उसे अच्छे से देख पा रहा था। और इवन के उस 9 हेडेड स्नेक की जो टैटू थी उनकी आंखें भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी, जो देखकर जियान के दिल में खौफ पैदा हो रहा था। मगर साउलियन की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अभी के लिए सिर्फ जियान यही कह रहा था कि इस तरह की मिस्टीरियस टैटू मुझे लगता है कि ये एंशिएंट टाइम से है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह की मैजिकल बीस्ट पूरे दाव की कॉन्टिनेंट पे कहीं पर भी नहीं बचा होगा, क्योंकि इस तरह का मैजिकल बीस्ट एंशिएंट टाइम्स में ही पाया जाता था। और ये कहकर जियान क्विनलिन की देखभाल करने लगता है और अभी के लिए क्विनलिन को इन सब चीजों में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए साउलियन भी अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। और अब तकरीबन 3 दिनों के बाद क्विनलिन की आंखें खुल जाती है और उस पुल में बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, जो देखकर जियान जो कि अभी के लिए मेडिटेट कर रहा था वो भी अपनी आंखें खोल लेता है और ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस पुल के ऊपर बहुत ही ज्यादा फॉग जमा हो गई थी और जियान को कुछ दिख ही नहीं रहा था। जो देखकर जियान काफी ज्यादा हैरान होता है और अपनी सारी की सारी डिफेंसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी साउलियन को उस फॉग में एक बड़ा सा सर नजर आता है जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी और वहीं पर क्विनलिन की ट्रिपल जेड आई भी अपीयर हो गई थी, मगर उन आई को रेड कलर की डिमोनिक आइज हर तरफ से घेर लेती है, जो देखकर जियान बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो वहाँ पर से बड़ी स्पीड से पीछे हटता है। तभी उस फॉग में से एक बड़ा सा स्नेक निकलकर जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये स्नेक दिखने में बहुत ही ज्यादा फ्रीशियस और डरावना लग रहा था, क्योंकि ये एक बड़ा सा पाइथन था जिसके की 9 हेड्स थे और इस पाइथन की जो 9वां सर की जो आंखें थी वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की थी, जो देखकर जियान के दिल में काफी ज्यादा डर बैठ जाता है। और इसके साथ ही जियान अपनी दावकी को यूज करके बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्विनलिन, जिसके साथ ही हमारी नजर पड़ती है क्विनलिन पर, जो कि बड़ी मुश्किल से इस पाइथन को कंट्रोल करती है। और वहाँ पर एक बड़ा सा ग्लो होता है जिससे वो पाइथन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पाइथन किसी से अटैच हो। वो अटैक करना चाहता था मगर वो अटैक कर नहीं था पा रहा और इसके साथ ही उस पाइथन की बॉडी सिलिंग होकर लाइट रे में बदलकर क्विनलिन की बॉडी में उस टैटू में जाकर समा जाती है, जो देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी जियान की नजर क्विनलिन पर पड़ती है जो कि आसमान से सीधा जमीन की तरफ गिर रही थी, मगर अपना छिछोरा साउलियन जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और बड़े प्यार से उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। मगर जैसे ही क्विनलिन की आंखें खुलती है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए उसने अपने कपड़े पहने ही नहीं थे, वो पूरी तरीके से नंगी पुंगी थी और अपना घर की छिछोरा बाबा साउलियन इस तरह की मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। वो तो इस तरह की मौके के इंतजार में रहता है कि कब इस तरह की सिचुएशन आ जाए। और इधर क्विनलिन जो कि शर्म से पानी पानी हो गई थी वो अपनी कपड़े पहनने के लिए सीधा एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है और साउलियन ये चीज देखकर काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करता है। वो तो बेचारा खुद को डिफेंस कर रहा था और क्विनलिन को गिरने से बचा रहा था, उसे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। और अब इसके साथ ही जियान अपने छोटे भाई को बड़ा होने से जज्बा पर काबू पाते हुए थोड़ा सीरियस होकर क्विनलिन की तरफ जाते हुए कहता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, जिसके साथ ही क्विनलिन थोड़ा बहुत हैरान होकर कहती है कि ये जो स्नेक था ये एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल है। और जब जियान क्विनलिन के मुंह से ये बात सुनता है तो वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है और इसके साथ ही फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि ये एंशिएंट हेवन सरपेंट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग ये एंशिएंट स्नेक्स के मैजिकल बीस्ट का एंसेस्टर था और इसके पास ऐसी एबिलिटी थी कि ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। मगर ये
एंसेंट हेवन सर्पेंट ताकत में बहुत ही ज्यादा कम थे, इस वजह से ये दुनिया से विलुप्त हो गई है। लेकिन अगर बात करूँ एंसेंट बुक की, तो मैंने बुक में पढ़ा था कि एंसेंट हेवन सर्पेंट की 9 हेड्स नहीं होते हैं, लेकिन आज मैंने 9 हेड्स देखे हैं। तो किंग लिन जान से कहती है ये सचमुच एंशिएंट हेवन सर्पेंट है और मैं भी नहीं जानती कि ये इस तरह क्यों है। और जब मैं पहली दफा सेंट्रल पेंस आई थी तो मैं हादसाती तौर पर एक एंशिएंट माउंटेन रेंज में एंटर हो गई थी और वहाँ पर मुझे एंशिएंट हेवन सर्पेंट का स्केलेटन मिला था और मैंने उसको अपने जेट ग्रीन स्नैप टॉवर प्यूपिल से स्कैन कर लिया और मुझे क्या पता था कि मैं एक्चुअली एक स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर रही हूँ। और किंग लिन जान से मजीद बोलती है इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है और इवन कि मैं जेट ग्रीन फ्लावर आइस को भी यूज कर लेती हूँ तो तब भी मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर ये चीज बाहर निकलता है मतलब एंशिएंट हेवन सर्पेंट का सोल तो बहुत ही ट्रबल काज करेगा। लेकिन खुशकिस्मती से मैं जैसे जैसे पावरफुल हो रही हूँ वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है और बहुत जल्द मैं इसको कंट्रोल करने के काबिल बन जाऊंगी। जब जैन ये वर्ड सुन रहा था तो वो दंग रह चुका था, क्योंकि कैसे एक बंदा एंशिएंट हेवन सर्पेंट पाइथन को इतने समय तक अपने बॉडी में रख सकता है। और जम किंग लिन से पूछता है क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था कि जिन स्नैक फॉर्म में जिगर बीस्ट के रॉयल और एंशिएंट ब्लड लाइन है उसको तुम्हारी ग्रीन आइस कंट्रोल नहीं कर सकती है ना? तो किंग लिन हेल्पलेस होकर जाम से कहती है अगर ये फिरो अपनी एक्चुअल बॉडी में होता तो तभी मैं इसको हरगिज कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये फिरो अभी के लिए सोल फॉर्म में है। और मजीद ये कि मैंने इसको कंट्रोल करने का टेका नहीं लिया है बल्कि ये फिलो खुद मेरे बॉडी से जाना नहीं चाहता है। और किंग लिन जान से मजीद कहती है एंशिएंट टाइम से इस वक्त तक 2 ही स्नेक्स फॉर्म में जिगर बीस्ट थे जिनके रॉयल ब्लड लाइन है और उन दोनों में से एक एंशिएंट हेवन सर्पेंट है जबकि दूसरा है हेवन स्वेरियम पाइथन। और ये करंट 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन तो केवल इनका डिसेंडेंट है। और जब जियान हेवन स्वेरियम पाइथन नाम सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि काइलिन भी 7 कलर हेवन स्वेरियम पाइथन है। और जब किंग लिन से कहता है तुम्हारी बॉडी में पॉइजन रिजोर्व हो चुका है राइट, तो वो नोट करके पूछती है करंटली मेरे स्ट्रेंथ 1 स्टार डाउन है और अगर मैं अपने ट्रिपल जेट ग्रीन आइस फ्लावर को यूज कर लेती हूँ तो मैं स्नैक फॉर्म मैजिकल पीस जिनकी स्ट्रेंथ 4 स्टार डाउन तक हो मैं उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर जान हेल्पलेसली अपना सर शुभ करने लगता है क्योंकि जान हैरान हो चुका था कि ये लड़की एंशिएंट हेवन सर्पेंट तक कंट्रोल कर रही है तो बाकी इसके सामने क्या है। और जान फॉल के एरिया से जाने लगता है। वो किंग लिन से कहता है चूंकि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन रिजोल्व हो चुका है तो चलो यहाँ से चलते हैं। और इसके बाद किंग लिन और जान उस केव से निकल जाते हैं और पेविलियन हेडक्वार्टर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम लोग मास्टर योदा को देखते हैं जो अभी के लिए लार्ज हाल में बैठे होते हैं और साथ में उनकी आंखें भी बंद होते हैं। उनकी बॉडी के अराउंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाइब्रेट हो रही होती है जिसकी वजह से आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था और जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर योदा की सोल अभी के लिए बहुत ही ज्यादा पावर गेन कर चुकी है। तो जान मास्टर योदा के पास आ जाता है और कहता है टीचर क्या आप अपनी पूरी एसेंस स्पिरिचुअल ऑरा को हासिल कर पाएंगे? ये आवाज सुनकर मास्टर योदा अपने बंद आंखें चालू करते हैं और वो जान की तरफ देखकर स्माइल करके बोलते हैं गोल्डन ग्रेड सोल वेब शूट का मेडिसिनल इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरा एसेंस स्पिरिचुअल ऑरा फिर से अपने पीक तक रिकवर हो चुका है। तो जान मास्टर योदा से कहता है तो फिर बॉडी रिफाइन करने का मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर योदा जान से कहते हैं बॉडी रिफाइन करने में और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो जान स्माइल करके मास्टर योदा से कहते हैं मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी इस चेले ने सारे इंग्रेडिएंट को तलाश किया है। और जहाँ अपनी स्टोरेज रूम से जेट बैटल को बाहर निकालता है और उससे एक मेडिसिनल पिल बाहर की तरफ निकलती है और इस पिल को देखकर फेंग जन से इंतहाई सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं डियर एर्थ मेडिसिनल पिल? तो मास्टर योदा कहते हैं हाँ बिल्कुल, इस पिल ने पाइप कलर पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट किया है। तो जहाँ से मास्टर योदा कहते हैं छोटे लड़के तुम्हारी अल्केमी स्किल भी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। और जैन स्माइल करके उस पिल को मास्टर के आगे बढ़ा देते हैं और मास्टर से कहते हैं टीचर ये बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल है। और फिर एक दूसरी जेट बैटल को यह अपने स्टोरेज से बाहर निकलता है और जैन मास्टर योदा और फेंग जन से कहता है ये हैंड फिनिक्स टाइप वार का एसेंस ब्लड है, क्वांटिटी में ये थोड़ा सा है लेकिन ये बहुत काम आ जाएगा हमारी। और फिर जान कहता है और रही बात बॉडी की तो ये रही है और जान एक बॉडी को बाहर निकालता है जो कि डाउजोंग क्लास की पीक बंदी की बॉडी होती है। तो फेंग जन से जब इस बॉडी को देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो जान से कहते हैं अरे इस बॉडी को साइड पे रखो, मेरे साथ एक बॉडी है जो कि 4 स्टार डाउजन बनने की है। और फेंग जन से अपने स्टोरेज से एक बॉडी को बाहर निकालते हैं और फेंग जन से मजीद बोलते हैं ये बंदा मेरा दुश्मन था जो कि मेरे हाथों ही दम घुट गया तो मैं इसको वहाँ पे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए कि इसकी बॉडी को भी अपने साथ स्टोर करेगा और मैंने ही इसके बॉडी को ले लिया। ये वर्ड सुनकर जान खामोश हो जाता है। तो फेंग जन से बोलते हैं सभी इंग्रेडिएंट्स टॉप क्वालिटी के हैं और जो मटेरियल्स हमारे पास है उनकी मदद से याओजन अपने पीक स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाएगा। लेकिन याओजन क्या तुम डाउजन क्लास से डाउशिन क्लास में एडवांस कर सकोगे? तो मास्टर योदा अपने सर शुक करके पूछते हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि डाउजन क्लास में और डाउशिन क्लास में जमीन और आसमान का फर्क है। तो इसके बाद फेंग जन से कहते हैं चूंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ है तो हम कल अपने काम को स्टार्ट करेंगे और जितनी जल्दी याओजन अपनी पीक स्ट्रेंथ को रिकवर करता है तो उतनी जल्दी और खुद का खतरा टल जाएगा। और हमने उनके ब्रांच हाल को भी तबाह बर्बाद कर डाला है और साथ में एंशिएंट रिमेन्स में उनके साथ भी पंगा ले लिया तो वो इंतकाम लेने जरूर आएंगे। ये वो सुनकर जान और मास्टर योदा नोट करते हैं और हमेशा तूफान आने से पहले बहुत ही ज्यादा खामोशी होती है। तो इसके बाद सारे लोग
अपने अपने हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं और फिर सीन कट होके हम जॉन को देखते हैं जो अभी के लिए अपने बेड में बैठा होता है और जॉन अपने स्टोरेज से पसलियों की हड्डियों को बाहर निकालता है और ये वही हड्डियां है जो जॉन ने डाउशिंग स्केलेटन से ले लिए थे और इन हड्डियों के अंदर जॉन क्लास दाउ टेक्निक की सीक्रेट छुपाई गई है। और अब जबकि जॉन फ्री हो चुका है तो वो नेचुरली इस डाउशिंग की हड्डियों का खोज करेगा और अगर जॉन इस जॉन क्लास दाउ टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेता है तो वो बेशक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जब जॉन इन रिप्स को टच करता है तो वो बहुत ही ज्यादा कुछ फील करता है और ये रिप मिस्टीरियस कैरेक्टर में खोज की गई है। और जॉन डेली सोच में जाकर सोचने लगता है और फिर कहता है ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डिनरी मेथड इन रिप्स को ओपन नहीं कर पाएगा और जॉन इनको और से देखने लगता है। और फिर इसके बाद जॉन इन रिप्स को अपने माथे पर रख देता है और इसकी सोल पावर निकल जाती है और उन हड्डियों में जाने की कोशिश करती है तो जॉन की सोल पावर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखकर जॉन कहता है अच्छा तो इन हड्डियों के ऊपर सील लगाया गया है। और जॉन अपने हाथ पर 3000 लोटस आर्क फ्लेम लाता है और उन रिप्स को अपनी हेडली फ्लेम से रिफाइन करने लगता है तो बहुत जल्द हड्डियों के ऊपर से सील हट जाती है। ये देखकर जॉन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि जॉन को लगा था कि डाउशिंग बंदे के हाथों का सील को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन असल में ये तो बच्चों का खेल निकला। और जॉन इन हड्डियों को 10 घंटों तक रिफाइन कर रहा होता है तो फिर जॉन अपने आंखें बंद करके अपने ट्रेनिंग मोड में चला जाता है और वो हड्डियां सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और जॉन के रूम में लिक्विड की आवाज सुनाई देने लगती है। तो ये आवाज सुनकर जॉन अपने बंद आंखें चालू कर देता है और जब अपने फ्रंट में फ्लेम की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि अभी के लिए फ्लेम के अंदर कोई भी हड्डी नहीं दिखाई दे रही थी। और तभी जॉन अपने मन में कहता है अच्छा तो इस चीज के ऊपर सील लगाया गया था। तो जॉन अपने हाथ बढ़ाकर लिक्विड के अंदर अपनी उंगली डाल देता है, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन जॉन अपने ट्रेनिंग मूड में होता है इसलिए वो एक मिस्टीरियस रिलम में आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है और दूर दूर तक जॉन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन फिर जॉन की नजरें एक स्पॉट की तरफ जाती है जहाँ पर उसे एक फिगर दिखाई देता है। इस बंदे को देखकर जॉन समझ जाता है कि वो 10 क्लास दाउ टेक्निक की वर्ल्ड में आ चुका है और जॉन उस बंदे की तरफ देखकर कहता है मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जगह 10 क्लास दाउ टेक्निक की वर्ल्ड है और ये फिगर भी इधर डाउशिंग नहीं है, बजाय डाउशिंग की ये क्या और उसका फ्रेगमेंट है। और वो बंदा जॉन की तरफ देखता नहीं है लेकिन वो कुछ कहने लगता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम 10 क्लास लो लेवल दाउ टेक्निक, ये टेक्निक इस सैंड के द्वारा बनाया गया है। मतलब वो अपने आप की तरफ इशारा कर रहा है और मैंने 100 के हिसाब से दाउ टेक्निक को मर्ज किया है और तभी इसको बनाया हूँ। इस दाउ टेक्निक की मदद से तुम आसमानों और जमीनों को हिला सकते हो। ये वर्ड सुनकर जॉन की आंखें चमकने लगती है और वो मिस्टीरियस बंदा फिर से कहता है इस 10 क्लास दाउ टेक्निक को लेने के लिए अपने हाथ को गोल्डन स्पिरिट सलाइवा से रिफाइन करना पड़ेगा और ये याद रखना कि तुम तभी इस दाउ टेक्निक को यूज कर सकते हो जब तुम्हारा हाथ गोल्डन सलाइवा से रिफाइन हो चुका हो। लेकिन जॉन का हाथ ऑलरेडी रिफाइन हो चुका है। ये वर्ड सुनकर जॉन चौंक जाता है और उसे याद आ जाता है कि मेरा हाथ जो दर्द हुआ था वो इस गोल्डन सलाइवा की वजह से हुआ था और असल में जॉन का हाथ रिफाइन हो रहा था। और जॉन कहता है ये बेशक 10 क्लास दाउ टेक्निक होने का लायक है क्योंकि इसको लेने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो जॉन को एक आवाज सुनाई देती है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और जॉन के सामने जो बंदा दिखाई दे रहा था उसकी बॉडी से लाइट इरप्ट होने लगती है और साथ साथ उसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है और जॉन के फ्रंट पे कुछ फॉग सी अपीयर हो जाती है और वहाँ खाली स्पेस में आवाज सुनाई देने लगती है कि ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का मेरिडियन रूट है। ये देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो इस रूट की तरफ देखकर सब कुछ अपने भेजे में स्टोर कर लेता है और डिसअपीयर होने से पहले वो बंदा जॉन को ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज सिखा देता है। और जब वो बंदा वहाँ से डिसअपीयर होने वाला होता है तो वो जॉन से बोलता है बहादुर लड़के मेरे नाम को कभी भूलना मत, सैंड जाओ हो। और फिर वो बंदा और उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाती है। ये वर्ड सुनकर जॉन हमें नोट कर देता है और फिर इसके बाद जॉन अपने आंखें ओपन कर लेता है। वो अपने बेड में बैठा होता है और जॉन उस सैंड के नाम को याद करता है, सैंड जाओ हो। और फिर जॉन अपने राइट हैंड की तरफ देखता है जिस पर करंटली डार्क गोल्डन लाइट नजर आ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जॉन देखता है कि उसके हाथ में काफी सारी विंग्स दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही मिस्टीरियस दिख रहे थे और ये विंग जॉन के हाथ पर इसलिए अपीयर हो चुके हैं क्योंकि उसने गोल्डन सलाइवा स्पिरिट लिक्विड को टच किया है और फिर उसका हाथ हुआ है रिफाइन। और जॉन का सांस लेकर कहता है वो पाम जो गोल्डन स्पिरिट लिक्विड से रिफाइन हो चुका इस टेक्निक को यूज कर सकता है तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। और जॉन अपने आप से कहने लगता है लेकिन क्या मैं अभी के लिए इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज कर सकता हूँ। वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी में द्वितीय सर्कुलेट होने लगती है और जॉन ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जॉन आधे घंटे तक लगातार फेल होता जा रहा था लेकिन आखिरकार जॉन उसे प्रैक्टिस कर लेता है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जॉन स्माइल करके अपने आप से कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट बार ओर्गोजाइजिंग से मिलूंगा तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे। और फिर सीन कट होके सुबह की सीन को हम लोग देखते हैं तो स्टोन टावर में अभी के लिए मास्टर यारो फेंग जुनसे और जॉन होते हैं। तो जॉन अपने स्टोरी रिंग से 4 स्टार डाउजन बनने के बॉडी को बाहर निकालकर मास्टर यारो से कहता है टीचर बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या आप रेडी हो। तो मास्टर यारो संजीदा होकर बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो जॉन फेंग जुनसे की तरफ देखकर उससे कहते हैं और फेंग बॉडी रिफाइनमेंट और मर्जिंग प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगने वाला है और आप किसी को भी स्टोन टावर एंटर होने मत दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। तो फेंग जुनसे नोट करके बोलते हैं तुम चिंता मत करो, फॉलिंग स्टार प्यूरिन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगा
जाएगा और जो एक्सपर्ट्स बाहर चले गए हैं उनको भी फॉलिंग स्टार बिल्डियन में वापस समन किया जाएगा और फेंग जिनजी की दिल में उम्मीद की किरण दौड़ जाती है, क्योंकि अगर मास्टर योदा की बॉडी रिफाइन हो जाती है तो वो डेफिनेटली अपनी पीक स्ट्रेंथ को पालेंगे। ये सुनकर जियान नोट कर देता है और वो गहरी सांस लेकर अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालते हैं। इस जेट बोतल के अंदर टीयर 8 मेडिसिनल पिल होता है जो कि जियान ने पिल गैदरिंग में मास्टर के लिए रिफाइन किया था, तो जियान उसे मास्टर योदा के आगे बढ़ा देता है। तो मास्टर योदा पिल को रिसीव करते हैं तो फेंग जिनजी, लिटिल फेयर डॉक्टर, टियान वू जिनजी और बाकी सब वहां से जाने लगते हैं ताकि जियान रिफाइनमेंट प्रोसेस में डिस्टर्ब ना हो। तो जियान मास्टर योदा की तरफ देखकर मास्टर से कहते हैं कि अपनी सोल से थोड़ा सा पावर बॉडी में डाल दीजिए और जियान बॉडी को रिफाइन करने लगता है और फिर मास्टर योदा से कहता है टीचर मैं सबसे पहले बॉडी को रिफाइन करूंगा, जब एक बार मुझे सफलता मिलती है तो फिर आप बॉडी में एंटर हो सकते हैं और मर्जर स्टेप को कंप्लीट कर सकेंगे। ये सुनकर मास्टर योदा नोट करते हैं तो जियान अपने स्टोरेज से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है जिसके अंदर बैंडियन पिंक स्टार वालों का एसेंस ब्लड था है। तो उस जेट बोतल से वो ब्लड बाहर निकलती है और जियान कहता है कि जाओ, और वो ब्लड जाके बॉडी में एंटर हो जाती है। इस वजह से उस बॉडी से एनर्जी की एक वेव निकलती है और वो बॉडी जो जियान रिफाइन कर रहा होता है हवा में सस्पेंड हो जाती है। तो जियान अपने हाथ को बढ़ाता है आगे और उसके हाथ पर 3000 लोटस हार्ट फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है।